दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम बताए थे आपको कि किस तरह से जो है हमारा संविधान का जो है निर्माण हुआ। संविधान से पहले का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम बताए थे कि सबसे पहले जो है भारत का शासन जो है मुगलों के द्वारा चलाया जा रहा था। फिर मुगल शासक था, उसके बाद फिर हम लोगों को जब मुगल शासक जैसे ही बिखरा तो फिर उसके बाद 1600 ईस्वी में आया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारिक निकाय से जो है प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1773 से लेकर के 1858 जो है तक जो है अपने नियम कानून के द्वारा जो है शासन चलाया था। तो इसी नियम कानून के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। तो आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। पढ़ा थे क्या दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, वो सबसे प्रथम बार जो है ब्रिटिश के द्वारा लगाया गया पहला एक्ट था। क्या था? पहला एक्ट था। इसके द्वारा दोस्तों कंपनी को जो है पहला जो है प्रशासनिक जो है शक्तियाँ इसके द्वारा दी गई थी और कुछ नियम कानून बनाए गए थे ब्रिटिश लोगों के द्वारा। दोस्तों इसमें भारत में क्या हुआ कि इसके द्वारा जो है केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया था। ये ब्रिटिश के द्वारा, अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो लिखते चलेगा, ठीक है। ये ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों पहला कदम था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भारत में केंद्रीय प्रशासन का नींव इसके द्वारा रखी गई थी। क्योंकि भारत में देखिए सबसे पहले क्या था, भारत में जो है राज्य का बिखराव हो पड़ा था। क्या पड़ा? बिखराव हो चुका था। जैसे औरंगजेब के टाइम में फिर आया, उसके बाद जितने भी शासक थे अयोग्य थे, तो भारत का राज्य जो है बिखरा हुआ था, कोई भी एकीकृत राज्य नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भारत का जो है भारत में केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया कि एक केंद्र होगा, बीच में कंपनी ही सही एक केंद्र होगा, उसके नियम कानून पर हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है भारत में क्या होता था कि पहले में क्या होता था कि बंगाल में क्या था, एक गवर्नर होता था। क्या होता था? गवर्नर होता था। और उस गवर्नर के पद को दोस्तों, गवर्नर के पद को जो है इस पद को जो है चेंज करके इस पद को जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल मतलब अब ये पद पर जो है गवर्नर जनरल कहा जाएगा अब इस पद को। और अगर हम बात करें पहले गवर्नर जनरल की, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स। इतना ही दोस्तों नहीं, ये जो गवर्नर जनरल का जो पद बनाया गया ना, इसके सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। क्या किया गया? 4 सदस्य के एक परिषद बना दिया गया। इसमें सिर्फ एक गवर्नर जनरल होता था, लेकिन गवर्नर होता था बंगाल का। क्या था? यहाँ पे बंगाल लिख लीजिए, क्योंकि आगे चल करके एक भारत का भी गवर्नर बनाया जाएगा। ये बंगाल का गवर्नर होता था। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि बंगाल का जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल इसको बनाया गया। इस पद को क्या कह दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल नाम इसको रख दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स थे पहले गवर्नर जनरल। इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए दोस्तों 7 सदस्यीय एक परिषद की नियुक्ति की जाती है, जो क्या करते हैं, गवर्नर जनरल को जो है सहायता करते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए बंगाल में जो गवर्नर था ना, इसका शक्ति सब समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश के द्वारा अब सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा, गवर्नर जनरल कोई हो, ब्रिटिश का ही आदमी होगा, कोई कंपनी का ही आदमी होगा। तो इसको नाम चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया और फिर जो है वहाँ पे नियुक्ति की गई लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली बात क्या हुई, अगली बात दोस्तों यहाँ पे एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है बनाया गया है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो एक निकाय ही था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है निर्माण किया गया। अब एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन होता था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोस्तों एक कंपनी का ही होता था, कंपनी का ही डायरेक्टर इसको कहिए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक होता था। इसको काम क्या था दोस्तों, इसको शक्ति ये था कि जितना भी भारत में
जो भी नागरिक या सैनिक या फिर राजस्व जितना भी ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में है ना, जितना भी जो है ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र मान लिया जाए कि ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में, तो उस पर राजस्व जो हो रहा है उसका नियंत्रण करना है। जो भी नए नागरिक या फिर सैन्य सरकार जितने भी ब्रिटेन के नियंत्रण में है, जितने भी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में है, उस सारी चीजों को जो है नियंत्रण रखना होता था, उसका ध्यान रखना होता था। उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है पद बनाया गया इसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी एक्ट के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की एक स्थापना की जाती है दोस्तों, और यह स्थापना जो है कोलकाता में की जाती है। कोलकाता कहाँ पड़ेगा? तो बंगाल में। तो उच्चतम न्यायालय की जो है उच्चतम न्यायालय का जो है स्थापना किया जाता है कोलकाता में। दोस्तों ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही किया गया, इसी एक्ट में किया गया, लेकिन ये जो है 1774 में जो है स्थापना इसका उच्चतम न्यायालय का किया गया था। इस उच्चतम न्यायालय में दोस्तों 4 सदस्य होते थे। और कितने सदस्य होते थे? इस उच्चतम न्यायालय में 4 सदस्य का पद होता था, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश रहते थे, और बाकी जो 3 थे ना, बाकी जो 3 थे अन्य न्यायाधीश होते थे। क्या होते थे? अन्य न्यायाधीश होते थे। मतलब एक जो है मुख्य जज होगा, ठीक है, एक जो है 3 जो है अन्य होगा। देखिए अभी भी हमारे देश में जो उच्चतम न्यायालय है ना, उसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके अलावा जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सहायता के लिए उसके आसपास जो है बैठे रहते हैं पीठासीन बन करके। तो एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और बाकी जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो सबसे पहली बार जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी ना, तो कब हुआ था सबसे पहली बार? तो सबसे पहली बार जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है 1774 में पहली बार जो है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसमें 4 सदस्य था, इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश था और 3 जो है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति वहां पे की गई थी दोस्तों। लेकिन इसमें यह था कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी कार्य क्षेत्र नहीं सीमित किया गया था कि हाँ हमको इतना ही कार्य क्षेत्र में जो है काम करना है। इसमें क्या था कि इसमें इसका मतलब कार्य क्षेत्र कोई नहीं फिक्स किया गया था कि सिर्फ भारतीय क्षेत्र पर होगा या फिर जो ब्रिटेन के कब्जे में क्षेत्र है उस पर सिर्फ इसका जो है नियम कानून लागू होगा। कोई भी अधिकार क्षेत्र इसका जो है फिक्स नहीं किया गया था। इसमें ही गड़बड़ी था, बाकी जो है यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला काम इसमें यह हुआ कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे ना, तो कंपनी के कर्मचारी को जो है, पहले कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे कि कंपनी का अपना व्यापार होता था, कंपनी अपना व्यापार करता था। उसके अलावा कंपनी के व्यापार के अलावा दोस्तों कंपनी के कर्मचारी अलग से अपना निजी व्यापार कर करके बहुत सारा जो मुनाफा कमा लेते थे, ठीक है। कंपनी के अलावा भी अपना निजी व्यापार करके मुनाफा कमा लिया करते थे। लेकिन जब वहाँ पे तो दोस्तों पहले क्या होता था कि निजी व्यापार करके भी अपना जो है मुनाफा वो लोग कमा लिया करते थे कंपनी के कर्मचारी। लेकिन जब यहाँ पे जब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसको में जो है ये निजी व्यापार पर इसको रोक लगा दिया गया। क्या किया गया? निजी व्यापार पर जो है रोक लगा दिया गया। बोला गया कि अब तुम जो है अपना निजी व्यापार नहीं करोगे, कंपनी का जो व्यापार होगा, कंपनी का जो मुनाफा होगा उसी में से तुम जो वेतन का अधिकार होगा, अपना निजी व्यापार करके कोई मुनाफा नहीं कमाना, अपना निजी व्यापार नहीं करना है। तो कंपनी के कर्मचारी को इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के कर्मचारी को जो है निजी व्यापार पर जो है रोक लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके निजी व्यापार पर जो है रोक लगा दिया जाता है। उसके अलावा भारत के लोग उसको जो है कभी कभी रिश्वत दिया करते थे किसी काम के लिए, या फिर उसको उपहार दिया करते थे। तो निजी भारत के लोगों के द्वारा उपहार और रिश्वत लेना उसको मना कर दिया गया। बोला कि भारत के लोगों के द्वारा जितना भी उपहार होगा या फिर कोई रिश्वत होगा तो कुछ भी जो है भारत के लोगों से वो नहीं लेगा। क्या करेगा? नहीं लेगा, चाहे वो कैसा भी उपहार हो या फिर कैसा भी रिश्वत हो। भारत के लोगों के द्वारा जितना भी उपहार या रिश्वत दिया जाएगा कोई भी कंपनी का कर्मचारी उससे नहीं लेगा। तो इतना बात इस एक्ट में कहा गया, ठीक है। और उसके बाद इसी एक्ट के तहत जितना भी नियम लागू किया गया था उसके अनुसार जो है वहाँ पे शासन कायम था, चलाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारी खामियां थी। जैसे यहाँ पे देखिए कंपनी कर्मचारी को जो है निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब इसको लगा कि मतलब मुनाफा इसको कम होने लगा। अब जो अपना मुनाफा कमाता था अलग से वो खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों भारत के लोगों से जो भी इसको उपहार वगैरह भी जो मिलता था तो इसको फायदा होता था, लेकिन उस पर भी जो है रोक लगा दिया गया। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो न्यायालय का कार्य सीमित नहीं था, तो कहीं मतलब नियम भारत के लोगों को दिक्कत हो जाती थी। तो फिर इसके बाद बहुत सारी इसमें खामियां थी। तो इसको दोस्तों इसके द्वारा इसको फिर संशोधित किया जाता है, ठीक है।
इस नियम को, इसमें बहुत सारा खामियां था, तो इसको, इस खामियां को खत्म करने के लिए, इसमें जो कमी था ना उसको खत्म करने के लिए, इस कमी को खत्म करेंगे और फिर यहाँ पे दूसरा नियम लागू किया गया। तो वो लोग कंपनी की कर्मचारी 1781 में एक एक्ट लाता है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। 1781 में एक एक्ट लाता है, इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब ये सिर्फ सुधार करने के लिए आया था, बोला कि जितना भी खामियां रह गई है, जितना भी कमियां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है उसको हम लोग कम करेंगे, खामी उसको संशोधित करेंगे। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है 1781 के एक्ट को। 1781 में एक अधिनियम आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, मतलब बस सुधार का अधिनियम था। इसमें ज्यादा बातें नहीं कही गई, बस 2-3 बातें कही गई। जैसे पहला अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि भारत जब उच्चतम न्यायालय जो गठित किया गया था, तो न्यायालय के कार्य क्षेत्र को क्या किया गया, इसको फिक्स कर दिया गया। न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र था, न्यायालय का कार्य क्षेत्र फिक्स नहीं था, उसको कार्य क्षेत्र को फिक्स कर दिया गया कि मतलब इतना दूर जो है इसका जो है कार्य क्षेत्र रहेगा, इतना दूर से ज्यादा इसका कार्य क्षेत्र नहीं रहेगा, तो उसको फिक्स कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा ये काम हुआ कि जितना भी भारत में जो है ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र थे, जितना भी क्षेत्र जो ब्रिटेन के अधीन थे, वो क्या हुआ, उस पर जितना भी मतलब राजस्व वसूली होती थी, तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि राजस्व जरूरी होता था। राजस्व मतलब था लेकिन कभी मतलब न भी मिलता था कभी कभी, तो ऐसा किया गया कि मतलब उसको दिक्कत होने लगा कंपनी वाला को। तो फिर उसके बाद यहाँ पे उसमें कहा गया कि भारत में जितनी भी राजस्व है, राजस्व वसूली में कोई भी जो है कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी हाल में राजस्व की वसूली होनी चाहिए, राजस्व वसूली में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये इसमें कहा गया। ठीक है, राजस्व वसूली में कोई भी मतलब कभी भी कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, इस एक्ट में कहा गया। दूसरी बात ये भी कहा गया कि इसी एक्ट में ये कहा गया था कि अब जो हम लोग नियम कानून लागू करेंगे ना, तो आपका जो नियम कानून होगा लागू, वो जो है भारत के लोगों को जो है धार्मिक चीजों को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब भारत में जो है धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, धार्मिक चीजों को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा नियम लागू करेंगे। इस चीज को, धार्मिक चीजों को जो है ध्यान में रख करके हम लोग आगे नियम कानून बनाएंगे। इस एक्ट में यह सब बात कहा गया था। उसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा संशोधन करके इतना बात कहा गया, 2-3 बात। उसके बाद फिर दोस्तों एक एक्ट आता है 1784 में। फिर भी देखिए इतना एक्ट लागू किया, नियम लागू किया, फिर भी उसका जो है अधिकार पूरी तरह से प्रशासन अपने हाथों में नहीं आ रहा था कंपनी को, फिर भी भारतीय लोगों को तो अधिकार था ही। तो फिर उसके बाद बोला कि पूरी तरह से अपने हाथ में प्रशासन लाने के लिए 1784 में 1784 में एक एक्ट लाता है, उसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है इसको? पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों इसको पिट्स नाम क्यों दिया गया? तो उस समय जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे ना, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उस समय जो विलियम पिट थे, तो इसी के नाम पर जो है इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। विलियम पिट थे उस समय पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, तो इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, क्योंकि विलियम पिट के द्वारा इसको द्वारा लाया जाएगा एक्ट, तो विलियम पिट इनका नाम ले लिया और इंडिया में लागू होगा, तो पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहा दिया गया। तो इस तरह से 1784 में जो है एक लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया? इसके द्वारा कहा यह गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। पहले तो सिर्फ बंगाल का होता था, लेकिन अब बंगाल को नहीं, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल होगा। पहला बात इसमें ही कहा गया सॉरी इसमें नहीं दोस्तों, एक और एक आता है 1833 का, हमको ध्यान नहीं था, तो इसका जो है नाम ये सही है, विलियम पिट्स के द्वारा इसका जो है नाम रखा गया था। विलियम पिट के द्वारा इसका क्या हुआ? विलियम पिट के द्वारा जो है इसका जो है नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें होता क्या है दोस्तों, इस एक्ट में कहा गया, इस एक्ट में जो है द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध शासन इसमें आया,
कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था, इम्पोर्टेंट एक्ट था, निर्णायक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन मतलब इसमें बस द्वैध शासन का जो है पद नहीं बदला गया, द्वैध शासन यहाँ पे लाया गया। द्वैध शासन का मतलब कि दोनों काम अलग अलग कर दिया गया, जैसे राजनीतिक काम अलग कर दिया गया और फिर प्रशासनिक और राजनीतिक कामों को पृथक पृथक कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया कि प्रशासनिक काम अलग होगा और फिर राजनीतिक काम अलग होगा, ठीक है। तो दोनों को जो है अलग अलग कर दिया गया। तो इसमें जो है द्वैध शासन का जो है शुभारंभ होता है भारत में, कब? 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के माध्यम से। इसमें दोस्तों हुआ क्या, दो चीजों से इम्पोर्टेंट है कि किस चीज से, तो इसमें जितना भी मतलब द्वैध शासन का शुभारंभ होता है, उसके बाद दोस्तों इसमें जितना भी भारत में जो क्षेत्र था ब्रिटेन के अधीन था, जो कंपनी अधीन अपने कर लिया था, तो जितने भी कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था भारत का, तो उसको दोस्तों पहले कोई कहता नहीं था कि ये क्षेत्र जो है कंपनी का है, तो उसको पहली बार जो है नाम दिया गया ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, मतलब ये ब्रिटिश के अधिकार में क्षेत्र है, इसको कोई कब्जा नहीं करेगा, ये ब्रिटिश के अधिकार में, ठीक है। तो उसको कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। तो इस बात को याद रखिएगा, इसी एक्ट के द्वारा पहली बार जो है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र इसको नाम दिया गया, जो इसके कब्जे में था, ठीक है। और दूसरा काम यह हुआ दोस्तों कि इसी एक्ट के द्वारा, ये दो चीज बस इस एक्ट में दो ही चीज इंपॉर्टेंट था, एक ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, उस क्षेत्र को नाम दे दिया गया जो ब्रिटेन के क्या था, कब्जे में था। और दोस्तों दूसरी बात यह हुआ कि इसमें प्रशासनिक कार्य जो है, प्रशासनिक रूप से कंपनी का क्या हो गया, पूर्ण नियंत्रण हो गया, प्रशासनिक रूप से कंपनी का पूर्ण नियंत्रण हो गया। कंपनी का पूर्ण नियंत्रण जो है प्रशासनिक रूप से वहां पे हो जाता है भारत में, ठीक है। तो ये दो कामों के लिए बस इसमें इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे ही दोस्तों द्वैध शासन का जो है शुभारंभ होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक एक्ट आता है 1833 का एक्ट है, ठीक है। 1833 का एक एक्ट आता है, बस दो एक्ट आ रहे हैं, 1833 में एक एक्ट लाया जाता है, उसके बाद 1853 में एक एक्ट लाया जाता है, बस इतना ही एक्ट था उसके द्वारा लाया गया था। अब दोस्तों फिर 1853 का ही जो एक्ट है वो 1858 तक काम करता है, ठीक है। और फिर 1858 में ताज का शासन आ जाता है और फिर उसमें जो है 1858 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम के द्वारा चलाया जाने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों 1800 अब आता है 1831 का एक चार्टर एक्ट। और 1831 का जो चार्टर एक्ट आता है, तो इसमें दोस्तों पहले क्या था, पहले जो बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद किया गया था ना, अब उसको भी बदल दिया जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है चेंज कर करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और दोस्तों देखिए धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे ब्रिटिश लोग जो है अपना जो है आधिपत्य यहाँ पे स्थापित कर रहा है, धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ा रहा है। पहले देखिए, पहले सिर्फ एक क्षेत्र था बंगाल, ठीक है, तो बंगाल का ही गवर्नर जनरल था, तो इस पर ज्यादा अधिकार था, बंगाल को तो पूरा अपने कब्जे में कर ही लिया था। लेकिन फिर अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पद बदल करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस भारत के गवर्नर जनरल को दोस्तों इतनी शक्तियां दे दी गई, मतलब बहुत ही असीमित शक्तियां दे दी गई, कोई सीमित नहीं किया गया कि हाँ इसको इतना ही शक्ति होगा किसी मामले में, इसको असीमित शक्तियां दी, जितनी भी इसको सैन्य शक्ति भी दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसको प्रशासनिक शक्तियां भी थी, सैन्य शक्तियां थी, नागरिक शक्तियां थी, मतलब बहुत सारी इसको शक्तियां, दीवानी फौजदारी सारी शक्तियां इसको जो है दे दी गई थी, ठीक है। असीमित मात्रा में जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो शक्तियां दे दी गई थी। इसका दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटेन और इसका मद्रास और मुंबई का, तो इसी एक्ट के द्वारा मद्रास और मुंबई, ये दो को जो दोस्तों था, मद्रास और मुंबई, उसको आप लोग पढ़े होंगे। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इसको क्या किया गया था, मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे ना, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया गया था, इस बात को आप जाने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आया ना, तो 1853 में उसके वो जितना इसको थोड़ा बहुत अधिकार था वो भी इसको समाप्त कर दिया गया। इसको पूरी तरह से विधायिका शक्तियां जो इन दोनों का जो विधायिका शक्तियां था ना, जो विधायिका शक्ति इसको थी ना,
उसको समाप्त कर दिया गया। इस विधायिका शक्ति से इसको वंचित कर दिया गया मद्रास और मुंबई को, और कहा गया कि अब तुम्हारे पास कोई भी विधायिका शक्ति नहीं हो है, अब सारा का सारा जो है भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये किया गया इस अधिनियम में। 1833 के जब चार्टर अधिनियम आया तो भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके द्वारा सारा अधिकार क्षेत्र भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। मद्रास और मुंबई के जो भी इसका विधायिका शक्ति था वो सारा जो है इससे छीन लिया गया, वंचित कर दिया गया। और भारत में जितने भी विधायिका शक्ति था सारा का सारा जब भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया, मतलब जितने भी विधायिका शक्तियां थी अब ये हैंडल करेगा भारत के गवर्नर जनरल जो बन करके तैयार होगा। पहला दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल, सबसे पहले भारत के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो सबसे पहला गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो भारत के कौन थे सबसे पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसके बाद दोस्तों इसको बहुत ही असीमित अधिकार था। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा और क्या किया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा एक काम और किया गया, जो सिविल सेवक का जो अभी एग्जाम आप देख रहे हैं वो उसका शुभारंभ यहीं से किया गया है। क्या किया गया, चुनाव का किया गया, बोला कि एक एग्जाम लिया जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए जाने के लिए और एक एग्जाम का आयोजन होगा। तो सिविल सेवकों के लिए इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों सिविल सेवकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या प्रतियोगिता, इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। किस एक्ट के द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा कहा गया कि अब सिविल सेवकों के लिए क्या होगा, एक प्रतियोगिता करवाया जाएगा। उस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा, जो भी वहां पे आएगा प्रतियोगिता में जीत करके उसको सिविल सेवक का पद दिया जाएगा। लेकिन ये भारत के लोगों के लिए बाध्य था, भारत के लिए इसमें नहीं दिया गया। बोला कि भारत के जितने भी लोग हैं उसको इसमें पद या अधिकार कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ व सिर्फ ब्रिटेन के लोग ही जो है एंट्री कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रिटेन के लोग जो है एंट्री कर सकते हैं, भारत के लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे एक आ गया। लेकिन दोस्तों फिर बाद में 1853 आता है ना, तो इसमें इसको जो है भारत के लोग को भी जो है एंट्री देता है, क्योंकि यहाँ पे इसका विरोध हो गया था। जब भारत कहा गया कि भारत के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगा, तो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था, कंपनी का जो डायरेक्टर था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आपको पढ़ाया था, तो आपको पता चला कि उसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है निर्माण किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है बनाया गया था, जिसको जो है राजस्व वगैरह का जो है नियंत्रण करना होता था। तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कहा कि नहीं, ये गलत बात है कि भारत का जो उसमें पद नहीं दिया जा रहा है। फिर भारत अपने क्षेत्र में भारत के लोग को जब पद नहीं दे रहे हो इसमें, तो फिर और भारत का जो है सारा प्रशासनिक काम अपने हाथ में ले रहे हो, तो फिर भारत वाला जो है समझ जाएगा, फिर दुख जाएगा। मतलब क्या होगा, फिर यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं वो लोग मानेगा हमारे एक्ट को, तो फिर विरोध हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1853 में संशोधन करके इसमें भारत का पद भी जो है दिया गया। तो सबसे पहले बात किया जाए तो सिविल सेवकों का आयोजन कहाँ से हुआ प्रतियोगिता का, तो 1833 के द्वारा जो है चार्टर एक्ट आया, उसमें जो है सिविल सेवकों के लिए यहाँ पे खोल दिया गया था प्रतियोगिता परीक्षण के लिए। ठीक है, अब दोस्तों एक और एक्ट है 1853 का, तो 1853 का एक्ट थोड़ा सा हम जानते हैं। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा बस इतना ही एक्ट चलाया गया, फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर 1858 में ताज का शासन आएगा। तो 1853 में दोस्तों एक चार्टर एक्ट आया। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था ना, उसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसमें एक पार्षद का गठन हुआ। क्या हुआ, एक परिषद का गठन होता है। इसको दोस्तों कहा गया भारतीय परिषद। भारतीय जब जो संसद देख रहे हैं पूरी तरह से छोटा संसद कह लीजिए, छोटा संसद था। इसके द्वारा एक छोटा सा संसद का निर्माण हुआ था, समझ जाइए। और इस छोटा सा संसद में जो है 6 सदस्य थे। क्या थे, 6 सदस्य थे। तो 6 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ एक, उसको भारतीय परिषद कहा गया। और सारा जो है दोस्तों इसमें इसको शक्तियां दी गई थी। और उसके बाद दोस्तों कहा जाए तो उसके बाद इसमें 2 काम हुआ। उसके बाद यहाँ पे सिविल सेवकों में जो है सिविल सेवकों के लिए जो है भारत का जो है रूप खोल दिया गया। यहाँ पे भारत के लिए भी ये खोल दिया गया। और इसी के लिए दोस्तों भारत के लिए सिविल सेवक का जो है पद खोल दिया गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिविल सेवकों के लिए एक मैकाले समिति का गठन होता है। कौन सा समिति का,
मैकाले समिति का गठन होता है और उसी के माध्यम से मैकाले समिति का गठन करके उसी के माध्यम से दोस्तों मैकाले समिति के माध्यम से ही है जो है इसका एग्जाम वगैरह होता है और इस संबंध जो है नियम कानून बनाए जाते हैं सिविल सेवकों के संबंध में और उसी संबंध में मैकाले समिति का जो है गठन किया जाता है। और भारत में परिषद का उसी समय से दोस्तों नींव रखी गई थी संसद का और सबसे पहले जो संसद का गठन यहीं पे हुआ था और फिर भारत उसमें कितने सदस्य थे 6 सदस्य थे और उसको दोस्तों सारा जो है सैन्य शक्ति या प्रशासनिक शक्ति जो है उसको प्रदान की गई थी। और फिर उसके बाद जो है इसका यही जो है अधिनियम यही 1853 का चार्टर एक्ट जो है 1858 तक चलता है और फिर 1858 में दोस्तों आ जाता है ताज का शासन, क्योंकि आपको पता है 1857 में जो है विद्रोह हो जाता है जिसको सिपाही विद्रोह कहते हैं। सिपाही विद्रोह नाम से एक विद्रोह होता है और फिर उसके बाद दोस्तों ताज का शासन आ जाता है। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन 1858 से लेकर के 1947 तक जो हम लोगों का ताज का शासन जो चला है उसको हम पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर जो है हम लोग आ जाएंगे एंट्री कर देंगे संविधान के निर्माण में। फिर उसके बाद 1947 में हमारा संविधान जो है हमारा देश जो आज़ाद होता है, तो फिर आज़ाद होने के बाद जो है उसको एक संविधान की जो ज़रूरत पड़ती है और फिर गठन संविधान सभा का होता है और संविधान का निर्माण किया जाता है। तो फिर उसके बाद इतना चीज़ यहाँ पे था, बस 4-5 एक्ट याद करने में कोई भार नहीं है, याद हो जाएगा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों को भार लग रहा है, जब संविधान का निर्माण पढ़ाना शुरू होगा ना और तब फिर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा तो यहाँ पे एनर्जी आप लोगों को देना पड़ेगा। ऐसा ही पहले ही टॉपिक ऐसा ले आए हैं कि फिर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर आ जाएगा जैसे ही संविधान में एंट्री करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में संविधान के बारे में। ठीक है, फिर नागरिकता वगैरह हम पढ़ाएंगे संघ, तो फिर अच्छा लगने लगेगा पढ़ने में भी। ऐतिहासिक पृष्ठ की वजह से जो है थोड़ा सा आप लोगों को एनर्जी देना पड़ रहा है, हमको भी आपको भी, कोई दिक्कत नहीं। बस 2-3 वीडियो 3-4 वीडियो तक ऐसा चलेगा माहौल, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी भी उतना ही हार्ड नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और फिर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जब वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप पहली बार देख रहे हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी चैनल पर। जय हिंद दोस्तों।